लेबनान और इसराइल के बीच में एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये आखिरकार क्यों हुआ है? क्या कहानी है सीज फायर एग्रीमेंट की? कहाँ लोकेटेड है ये सारे देश? क्या है इसकी पॉलिटिक्स? और क्यों इसराइल की इस लड़ाई में लेबनान कूद गया? लेबनान का क्या इतिहास है, क्या इसकी वजह है, क्या लोकेशंस हैं? ये सब इस एग्रीमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं हमारे पर्सपेक्टिव से। तो ये जानते हैं ये पूरी कहानी। वेलकम टू ओनली आईएएस और समझते हैं इस पूरे विवाद को। पहली चीज़ कि हुआ क्या है? हुआ है कि लेबनान और इसराइल के बीच में एक सीज फायर एग्रीमेंट हुई है, जो असल में लेबनान के एक मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह के साथ हुई है। क्या है ये सीज फायर एग्रीमेंट जो अभी तक न्यूज में बनी हुई है और क्यों ये शुरू हुआ? तो पहले ना सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए लोकेशन की, कौन सा देश कहाँ स्थित है। तो देखो, इसराइल यहाँ पर है, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला आपको यहाँ दिख रहा है, ये है सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट का ही पार्ट है ये। कुछ समय तक इसके ऊपर कब्जा किया हुआ था इसराइल ने। ये आता है इसराइल। ये जो हिस्सा आप यहाँ देख रहे हैं इसका नाम है गाज़ा। गाज़ा के ऊपर कंट्रोल है किसका? हमास का। हमास अगेन एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको इसराइल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है, इंडिया इसको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। मिलिटेंट मतलब जो अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, टेररिस्ट मतलब जो सिविलियंस के लिए भी खतरा है, जो लोगों को भी मारते हैं या जो टेरर फैलाते हैं। इंडिया अभी तक हमास को एज ए टेररिस्ट ग्रुप डेजिग्नेट नहीं करता है। दूसरा, आपको यहाँ एक और हिस्सा दिख रहा है, ये है वेस्ट बैंक, जहां पर फाता नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रूल करती है। फाता एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टी है जो यहाँ इलेक्शन जीत के वेस्ट बैंक के ऊपर रूल कर रही है। हालांकि इसके ऊपर इनडायरेक्टली अभी भी इसराइल का कंट्रोल है, उनकी आर्मी कभी भी चली जा सकती है, पुलिस पहुंच सकती है, कोई गड़बड़ हुई तो वो अंदर एंटर कर सकते हैं। हमास ने गाज़ा के ऊपर पूरा ज़बरदस्त तरीके से कब्जा जमाया हुआ है, इसमें एंटर करना संभव ही नहीं है किसी के लिए। और ये हो गई यहाँ की कहानी। अब देखो, ये इसराइल के ऊपर जो देश है इसका नाम है लेबनान। लेबनान असल में सीरिया और इधर इसराइल से घिरा हुआ, एक तरफ यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है। अब लेबनान एक ऐसा देश है जिसके साउथ लेबनान के हिस्से में, ये जो यहाँ आप देख रहे हैं ये है साउथ लेबनान। साउथ लेबनान में एक स्ट्रॉन्ग लड़ाई सालों से चल रही है इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच। लेबनान एक ऐसा देश है जिसके अंदर 3 तरह की कम्युनिटीज़ रहती हैं मुख्य रूप से, शिया मुस्लिम्स, सुन्नी और क्रिश्चियंस। ये वैसे तो नॉर्मली एक पीसफुल कंट्री रहा करती थी ओटोमन एम्पायर के टाइम में। बाद में इसमें डिवीजन होना स्टार्ट हुआ, लड़ाई बढ़ती चली गई। तो ये 3 कम्युनिटीज़ के बीच में कोटा सिस्टम है, पॉलिटिकल पावर तीनों में बांटी हुई है। लेकिन साउथ लेबनान में एक ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उस ग्रुप का नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है। शिया मुस्लिम्स के लिए जो उनके राइट्स की ज़्यादा डिमांड करता है, जो उसको आगे लेके जाता है, वो है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह साउथ लेबनान में ज़्यादा एक्टिव है और लगभग इसके कंट्रोल में ही पूरा का पूरा साउथ लेबनान और यहाँ तक कि लेबनान की राजधानी बैरट आती है। और इसीलिए जब हम कहते हैं ना हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच का हुआ है ये पीस एग्रीमेंट, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि असल में लेबनान की तो पावर कुछ है ही नहीं। जो लेबनान में सबसे पावरफुल है, उनकी आर्मी से भी ज़्यादा पावरफुल, वो है हिजबुल्लाह का ग्रुप। और हिजबुल्लाह के पास है बहुत सारे रॉकेट्स जिसके वो अक्सर इसराइल के ऊपर फायर करते रहते हैं। अब इसी वजह से ये एग्रीमेंट जितना लेबनान इसराइल के बीच में हुआ है, उससे ज़्यादा असल में ये लेबनान की इस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में हुआ है। ठीक है, हिजबुल्लाह का मतलब होता है पार्टी ऑफ द गॉड। और हिजबुल्लाह कहाँ पर है? साउथ लेबनान में, इस साइड। अब यहाँ एक और रीजन है सीरिया का, इसे कहते हैं गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स असल में पार्ट है सीरिया का, पर कब्जे में किसके है? इसराइल के। तो ये क्या कहानी है, अब ज़रा ठीक से समझते हैं कि भाई आपने देख लिया लोकेशन कहाँ पर कौन है, लेबनान कहाँ पर है, सिनाई पेनिनसुला कहाँ पर है? ऊपर है यहाँ सिनाई पेनिनसुला, नीचे सिनाई पेनिनसुला है, यहाँ ऊपर कौन सा इलाका है? यहाँ है गोलन हाइट्स। तो ये हम समझ गए भाई, यहाँ गोलन हाइट्स है, नीचे सिनाई पेनिनसुला है, ये गाज़ा है, ये वेस्ट बैंक है, ऊपर लेबनान है, यहाँ पर साउथ लेबनान है जिसके ऊपर मेजरली लेबनान का कब्जा है। तो अब ज़रा इस पूरे पॉलिटिक्स को समझते हैं। इसराइल लेबनान की सीज फायर ट्रीटी होने वाली है, ऑलमोस्ट साइन हो चुकी है। यहाँ पर बात ये हुई कि जैसे ही गाज़ा से हमास ने कुछ महीनों पहले अटैक किया था इसराइल के ऊपर, उन्होंने उनके कुछ लड़ाके बॉर्डर क्रॉस करके, यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके इसराइल के अंडर एंटर हुए थे, कुछ लोगों को अगवा करके वापस ले गए थे, कुछ रॉकेट्स फायर किए गए थे। उसके बाद इसराइल ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिटेलिएशन शुरू किया, काफ़ी ज़्यादा फायरिंग करनी स्टार्ट की गाज़ा के ऊपर। गाज़ा में काफ़ी सिविलियंस की मौतें हुई, स्कूल तबाह होने स्टार्ट हुए। जब ये चीज़ हुई तो कुछ लोगों ने, कुछ देशों ने सीधा सीधा बोला कि इसराइल गलत कर रहा है, लेकिन कोई लड़ने सीधा नहीं आ गया। जैसे ही चीज़ घटना हुई ना, उसके बाद एक ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, वो था लेबनान में बेस्ड हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ने लगातार रॉकेट्स फायर करने स्टार्ट कर दिए साउथ लेबनान से इसराइल के ऊपर। और नॉर्दर्न इसराइल का जो हिस्सा है, यहाँ रॉकेट्स फायर होने स्टार्ट हुए, एक लड़ाई यहाँ स्टार्ट हो गई। उसके बाद इसराइल ने उनकी फोर्सेस को यहाँ भेज दिया जो लेबनान के अंदर एंटर करके लड़ने के लिए। इसराइल भी रॉकेट्स फायर कर रहा था, लेबनान भी रॉकेट फायर कर रहा था। तो ये जो साउथ लेबनान का हिस्सा है और जो नॉर्थ इसराइल का हिस्सा है, ये एक तरह का जंग का जोर बन चुका था, जहाँ बहुत से लोगों की जानें गई। खासतौर पे
लेबनान में काफ़ी लोगों की जाने गई इस चक्कर में। अब फिर रिपीट करता हूँ, लेबनान देश का नाम है, हिजबुल्लाह एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जो शिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो यहाँ पर लड़ रही है इसराइल के साथ। तो ये लड़ाई काफ़ी महीनों से चल रही थी और इस लड़ाई में काफ़ी लोगों की जाने गई और इसी की वजह से लगभग $2 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान ऑलरेडी लेबनान को हो चुका है। इतने बड़े लॉस को झेलने की वजह से लेबनान पे वॉर की कॉस्ट लगातार बढ़ती ही जा रही थी और लेबनान के इस हिस्से में, खासतौर पर साउथ लेबनान का हिस्सा जो है, वहाँ पर एक्टिव कौन है, वहाँ सबसे ज़्यादा पावरफुल है कोई, तो वो है हिजबुल्लाह। और हिजबुल्लाह लगातार इसराइल से लड़ना चाह रहा था और लड़ रहा था। अब जब लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ता है इसराइल के साथ, तो क्या सारे लेबनान के लोग लड़ना चाहते हैं? नहीं, वो नहीं चाहते। लेकिन हिजबुल्लाह इतना पावरफुल है कि वहाँ वो एंटर करके युद्ध की लड़ाई स्थिति में बना हुआ है। तो अभी तक 3500 से भी ज़्यादा लेबनीज मारे गए, 15,000 से ज़्यादा इंजर्ड हैं एक ऐसी लड़ाई में जो असल में लेबनान के लोगों की है ही नहीं। वो लड़ाई तो गाज़ा और इसराइल के बीच थी, यानी मुख्य रूप से हमास, जिनका कब्जा इसराइल के बीच में, उसमें और इसराइल के बीच में थी। यहाँ पर हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान इसमें खींचा चला आया। अब हिजबुल्लाह का कहना ये था कि गाज़ा और पैलेस्टाइन का जो कॉज है वो उसका समर्थन करते हैं, हमास के साथ गलत हो रहा है, तो एज द कॉज ऑफ मुस्लिम्स वो उनके लिए खड़े हो रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं और इसी वजह से वो युद्ध में गए। बदले में क्या होता है, इसराइल भी रॉकेट फायर करता है, वो रॉकेट बैरेट पे गिरते हैं, वो रॉकेट साउथ लेबनान में गिरते हैं जहाँ बहुत से लोगों की जाने जाती हैं और मुख्य रूप से 200 लोग अगर इसराइल के मरे हैं तो 3500 लोग लेबनान के मारे गए हैं। इसराइल के सोल्जर्स की डेथ हुई होगी मेजरली, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग लेबनान के मारे गए। तो इसलिए काफ़ी टाइम से बात चल रही थी कि पूरे साउथ लेबनान में, ये जो हिस्सा साउथ लेबनान का था यहाँ और इस पूरे रीजन से कई सारे लोगों को बेघर होना पड़ गया, इन सबको घर छोड़ के बाहर की तरफ जाना पड़ गया, छुपना पड़ गया। तो इसीलिए बातें चल रही थी सीज फायर की काफ़ी टाइम से। तो आखिरकार अब कहा जा रहा है कि सीज फायर एग्रीमेंट होने वाला है। 60 दिन का टाइम दिया गया कि भाई पहले इस सीज फायर एग्रीमेंट को अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है, उसके बाद देखेंगे आगे इसको एक्सटेंड किया जाए या नहीं। तो इस सीज फायर एग्रीमेंट के अंदर बात ये हुई है कि साउथ लेबनान का जो हिस्सा है ना, यहाँ एक रिवर बहती है, उस रिवर का नाम है, अब देखिए यहाँ, लितानी रिवर। ये जो रिवर है लितानी रिवर कहते हैं इसको। लितानी रिवर साउथ लेबनान का पार्ट है, यहाँ तक लेबनान फैला हुआ है, नीचे इसराइल है। इस सीज फायर एग्रीमेंट के हिसाब से लितानी रिवर तक जो हिजबुल्लाह की फोर्सेस हैं वो लितानी रिवर तक वापस चली जाएंगी, दे विल गो बैक, यहाँ से यहाँ पीछे वो चले जाएंगे और इसके पीछे जाकर वो अपने जो बड़े बड़े हथियार है वो इसके पीछे लेके चले जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके आगे फिर इतनी दूर कौन रहेगा? सीज फायर एग्रीमेंट के हिसाब से बात यह कि लेबनान की जो आर्म फोर्सेस है वो यहाँ पर इंस्टॉल रहेंगी। अब आप बोलोगे हिजबुल्लाह की खुद की अपनी आर्मी है, बिल्कुल। लेबनान की जो आर्मी है उनका नाम है लेबनीज आर्म फोर्सेस और असल में उनकी संख्या लगभग 80,000 के आसपास है और वो यहाँ पर डिप्लॉय नहीं है, वो यहाँ पे नहीं लड़ते हैं। लेबनान की आर्मी नहीं लड़ रही यहाँ पर असल में हिजबुल्लाह लड़ रहा था। अब जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है उसके अंदर हिजबुल्लाह को कहा गया कि हिजबुल्लाह भाई आप अपने बड़े बड़े जो हथियार हैं उसको लेकर लितानी रिवर के पीछे चले जाओ। ये है लितानी रिवर के पीछे चले जाएंगे सारे वेपन्स लेकर। ये हिस्सा जो है ये आर्म कौन करेगा? तो लेबनीज आर्म फोर्सेस ये यहाँ पर डिप्लॉय की जाएंगी, जो इंश्योर करेंगे ये रीजन सिक्योर हो ताकि इसराइल एंटर न कर जाए। और क्योंकि इसराइल का प्रमुख झगड़ा हिजबुल्लाह के साथ है इसलिए उनका LAF से उतना युद्ध होने की संभावना कम है। बदले में इसराइल भी अपने आर्मी को पीछे की तरफ खींच लेगा जो अंडर एंटर कर चुके हैं और ये एरिया न्यूट्रलाइज होगा। यहाँ एरिया में कोई ऐसा युद्ध नहीं हो रहा होगा जिससे कि जो सिविलियन है, जो यहाँ से भाग के लेबनान के लोग अंदर की तरफ गए वापस आके यहाँ रुक पाएंगे, जो इसराइल के लोग हैं वो यहाँ वापस आकर अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। तो जो सीज फायर एग्रीमेंट है उसके तहत एक चीज़ क्या हुई है कि लितानी रिवर के पीछे, लितानी रिवर तक जो हिजबुल्लाह की फोर्सेज हैं और जो हिजबुल्लाह के बड़े हथियार हैं वो पीछे चले जाएंगे। जो लेबनीज आर्म फोर्सेज हैं उसको डिप्लॉय किया जाएगा ऑन साउथ लेबनान ताकि वहाँ पर पीस और सिक्योरिटी देखी जा सके, कोई दिक्कत ना हो। तीसरी चीज़ ये होगी कि इस चीज़ को इंश्योर कौन करेगा कि हिजबुल्लाह पीछे हट गया, कौन इंश्योर करेगा कि भाई वहाँ पे लेबनीज आर्म फोर्सेज ही है, कौन इंश्योर करेगा कि इसराइल पीछे हट गया है। इसके लिए 2 देश USA और फ्रांस जो है वो इंश्योर करेंगे कि यहाँ पर ये जो सीज फायर एग्रीमेंट है इसका पालन हो और जिनको पीछे जाना है वो पीछे चले जाएं और ये एरिया डीमिलिटराइज थोड़ा सा हो पाए ताकि युद्ध ना हो। याद रखिए ये अभी 60 दिनों का एग्रीमेंट है, उसके बाद अगर ये चलता रहा अच्छा तो उसको फिर एक्सटेंड किया जाएगा। अब देखो, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि LAF कहाँ से आ गया इसमें, भाई लेबनीज आर्म फोर्सेस कहाँ से आ गई और हिजबुल्लाह कहाँ से आ गया। तो चलो मैं थोड़ा सा ना आपको इसलिए ब्रीफ में इतिहास बताता हूँ लेबनान का। लेबनान एक ऐसा देश है जो कि एक टाइम में कहा जाता था पेरिस ऑफ द मिडल ईस्ट, खासतौर पर लेबनान का ये शहर बैरत इनकी कैपिटल। तो लेबनान एक थोड़ी सी मल्टी कल्चरल कंट्री पहले से मानी जाती थी। लेबनान के अंदर
क्रिश्चियंस 33% या 33% के आसपास यहाँ पर क्रिश्चियंस हैं, सीरियन क्रिश्चियंस भी हैं, उसी मात्रा में यहाँ पर शिया ग्रुप्स भी हैं और सुन्नी ग्रुप्स भी हैं। जब से ये देश आज़ाद हुआ तब से यहाँ पर एक सिविल वॉर की स्थिति सालों तक चली और इसमें कई देशों ने इंटरफेयर किया, खासतौर पे सीरिया ने। याद रखिए, सीरिया में अभी असद अल बशर की सरकार है, उनकी गवर्नमेंट है और असद खुद एक शिया लीडर है, ठीक है। तो सीरिया ने और ख़ासतौर पे ईरान भी लगातार चाहता था कि उसका दबदबा यहाँ पे बनता ही रहे। अब यहाँ 1979, ठीक है, 1989 या 1979 एक ऐसी डेट थी जिसमें होता है ईरान में एक इस्लामिक रेवोल्यूशन। इससे पहले यहाँ पर क्या था, रज़ा शाह पहलवी की सरकार थी, उनको हटा के अयतुल्ला ख़ुमानी एक रेवोल्यूशन लीड करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इस्लामिक रेवोल्यूशन होती है। उसके बाद से ही ईरान शुरू करता है शिया कम्युनिटीज़ का दबदबा बनाना, चाहे वो इराक में हो, सीरिया में हो, लेबनान में हो। इन सभी देशों में शिया जनसंख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में थी इन देशों में, जबकि कंट्रोल सुन्नीज़ के पास था। तो इसलिए पहले इराक में इनका नेटवर्क स्ट्रांग होता है। हालांकि सद्दाम हुसैन का कंट्रोल था, वो सुन्नी लीडर थे, तो इनके साथ जंग हुई, लेकिन बाद में जब वो हटे, अमेरिका ने उनको ध्वस्त किया, उसके बाद से ईरान का दबदबा इराक के ऊपर बन चुका है। सीरिया में असद अल बशर है जो खुद एक अभी शिया लीडर है, तो उनके साथ भी इनकी दोस्ती है, उनको सपोर्ट करते हैं। प्लस लेबनान में जहां हर एक वर्ग के लोग थे, 33% क्रिश्चियन, 33% के आसपास शियाज और सुन्नीज, तो वहां इन्होंने एक ग्रुप को 1980 में खड़ा किया, जिस ग्रुप का नाम था हिजबुल्लाह के खड़े होने के बाद से ही वहाँ पर लगातार कंट्रोल बढ़ता चला गया ईरान के इन्फ्लुएंस का और एक शियाज का। तो ये हिजबुल्लाह खड़ा क्यों किया गया था? देखो, ये जो है ना, ये इलाका लेबनान का, यहाँ जब पैलेस्टाइन का एक इंतफादा स्टार्ट हुआ, तो जो पैलेस्टीनियंस थे पहले निकल के भागकर यहाँ आकर रहने लग गए साउथ लेबनान में। और ख़ासतौर पे जो PLO थी, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने साउथ लेबनान को अपना गढ़ बना लिया था। वो यहाँ से निकल के इस रीजन में सेटल होना स्टार्ट हुए। जब वो यहाँ भारी मात्रा में सेटल हो रहे थे PLO के लोग यहाँ पर, तो PLO ने धीरे धीरे अपना हेडक्वार्टर जॉर्डन से हटा के सारा का सारा लेबनान में शिफ्ट कर लिया और वहीं से उन्होंने अपनी मिलिट्री एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, मिलिटेंट एक्टिविटी। यहाँ से वो अक्सर इजराइल के ऊपर हमले किया करते थे और इसी का बहाना बनाकर 1978 में इजराइल अटैक करता है लेबनान के ऊपर, क्योंकि इजराइल चुपचाप ये खेल देख रहा था बैठ के नीचे से कि यहाँ पर सीरिया भी है, वो भी अपना दबाव बनाना चाहता है, लेबनान में हिजबुल्लाह खड़ी हो चुकी है, सऊदी अरब, फ्रांस सब अपना अपना कंट्रोल दिखाना चाहते हैं। 1978 में PLO को हटाने के नाम से इजराइल ने की आर्मी यहाँ एंटर करती है और एक युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और फिर पहली बार यहाँ पर UN की इंटरिम फोर्सेज आती है लेबनान के लिए, UNIFIL, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्सेस यहाँ पर स्टैब्लिश होती है साउथ लेबनान में, ताकि इजराइल यहाँ से वापस चला जाए। लेकिन इजराइल असल में हटने का नाम नहीं लेता यहाँ से, वो फोर्सेस आके यहाँ पे खड़ी होती है 1978 के आसपास। फिर भी इजराइल हटने का नाम नहीं लेता, इजराइल कहता हम नहीं हटने वाले। तो उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिससे चीज़ें बदल जाती हैं। जब ये यहाँ से नहीं हटते तो जो हिजबुल्लाह है स्ट्रांग होनी स्टार्ट होती है। और 1978 में जब इंटरिम फोर्सेस आई थी लेबनान में, ये वहाँ होते हुए भी असल में इजराइल को पीछे नहीं धकेल पाती। लेकिन इजराइल को जो यहाँ से पीछे धकेलता है उस ग्रुप का नाम था हिजबुल्लाह को, क्योंकि ईरान से सपोर्ट प्राप्त था, बहुत सारे रॉकेट्स थे, तो हिजबुल्लाह काफ़ी सालों तक यहाँ पे लड़ता रहता है। और 2006 में जहाँ एक और बड़ी जंग यहाँ स्टार्ट होती है, क्योंकि 1978 के बाद इजराइल थोड़ी अपनी सेना पीछे खींच ली थी, लेकिन कुछ भी एक बड़ा हिस्सा अभी भी वहाँ पर एक्टिव था। तो उसके बाद 2006 में फिर एक जंग होती है जहाँ हिजबुल्लाह इजराइल को बहुत हद तक हराने में कामयाब रहता है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका वाला पैट्रियट था, उसको ध्वस्त करते हुए इजराइल के लेबनान के रॉकेट्स इजराइल के ऊपर आग बरसा देते हैं। और इजराइल को पीछे धकेलने की वजह से लेबनान को पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है कि भाई देखो कितनी स्ट्रांग मिलिटेंट फोर्स है जो इजराइल तक से लड़ गई। अपनी जो आर्म फोर्सेस थी कहीं खड़ी नहीं हो सकती थी इनके सामने। जो ILF था, लेबनान की आर्म फोर्सेस, LAF, ये कहीं खड़ी नहीं हो सकती, जबकि हिजबुल्लाह ने काफ़ी स्ट्रांगली इजराइल से लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद से हिजबुल्लाह को देखा जाने लग गया एज एन इंपॉर्टेंट मिलिटेंट ग्रुप जो इजराइल से लड़ सकता है। इसलिए जो यहाँ के सुन्नी ग्रुप्स थे उन्होंने भी हिजबुल्लाह का ज़्यादा विरोध नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे हाल ऐसा हुआ कि लेबनान में हिजबुल्लाह का पूरा कंट्रोल आ गया। उन्होंने लगभग जो उनकी कैपिटल है बैरत के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बना दिया, इसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। लेबनान के बाउंड्री के जितने इलाके हैं वहाँ पर हर जगह असल में हिजबुल्लाह का कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया। और हिजबुल्लाह इतनी पावरफुल हो चुकी है आज कि हिजबुल्लाह लगातार सीरिया में लड़ रही थी असद की फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए। जब सिविल वॉर सीरिया में हो रहा था, जब ISIS की फोर्सेस यहाँ पे स्ट्रांग हो रखी थी, तब हिजबुल्लाह सीरिया में जाके असद के लिए लड़ रही थी। उसके बाद से लड़ते लड़ते काफ़ी स्ट्रांग हो चुके थे ये। और ये वो इलाका है गोलन हाइट्स का, जो है असल में सीरिया का कब्जा इसके ऊपर इजराइल का है। तो हिजबुल्लाह हर जगह जंग लड़ते लड़ते काफ़ी स्ट्रांग हो गई। इसलिए हिजबुल्लाह को एज अ वेरी स्ट्रांग फोर्स देखा जाने लग गया, जिनके लड़ाके जो थे सालों तक सीरिया में लड़े,
सालों तक आईसिस के खिलाफ लड़े। 2006 में इन्होंने इसराइल को लगभग हरा दिया। 1978 और 80s के बाद से लगातार इसराइल से ये साउथ लेबनान में लड़ रहे हैं। तो इसलिए जब ये सब हो रहा था, और क्योंकि ये ईरान सपोर्टेड ग्रुप्स थे जो कि चाहते थे कि ईरान का इन्फ्लुएंस पूरे रीजन में रहे, तो इनको ईरान की तरफ से गिफ्ट में बहुत सारे रॉकेट भी दिए गए, फलक, फज्र, जलाजल, जो इतने ज़्यादा रेंज को कवर करते थे। कद्र रॉकेट जो इनका वो 300 किलोमीटर तक की रेंज का है, यानी ये इसराइल के अंदर पूरे के पूरे एंटर करके तबाह कर सकता है। तो इनके पास जो रॉकेट सिस्टम है वो सारे रॉकेट सिस्टम आए कहाँ से? ये रॉकेट्स फायर जो करते हैं इनको मिलता है ईरान से। जैसे मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ईरान का इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस, यानी ईरान से लेकर लेबनान तक इन्होंने अपना पूरा गुट खड़ा कर रखा है। और एक ऐसा ही गुट यहाँ यमन में भी है, हाउतीज़ का। यमन में भी 40% के आसपास शिया पॉपुलेशन है, बाकी सुन्नी पॉपुलेशन है। तो शिया ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ पर भी हाउती मूवमेंट स्टार्ट की, जिसको ईरान सपोर्ट करता है। तो हिजबुल्लाह असल में ना इनकी आर्मी है बल्कि एक मिलिटेंट ग्रुप है जो लगातार ईरान की सपोर्ट से इसराइल के ऊपर बम बरसात करता ही रहता है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, रिसेंटली गाज़ा से जो अटैक हुए इसराइल के ऊपर, उसके बदले में इसराइल ने अटैक किया हमास के ऊपर। याद रखिए इसका एक पुराना अपना इतिहास है, सालों से इसराइल वहाँ पर हमले करता रहा है, लड़ाई चलती रही है। जो रिसेंट कारण था वो ये था कि हमास की फोर्सेस ने बॉर्डर क्रॉस करके इसराइल में एंट्री की, कुछ लोगों को अगवा किया, बदले में इसराइल ने यहाँ बम बरसाने स्टार्ट कर दिए भारी मात्रा में। और हिजबुल्लाह भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, जिसमें लेबनान के कई सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह जो इसको लीड कर रहे थे, लीडर, उनको तबाह कर दिया गया। इनके जितने मेजर लीडर हैं इन सबको इसराइल की डिफेंस फोर्सेज ने तबाह कर दिया। पूरे इसराइल ने पूरे लेबनान का जो स्ट्रक्चर था एडमिनिस्ट्रेशन का, जो उनको रन करते सबको खत्म कर दिया। तो लेबनान बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इस जंग की वजह से परेशान था, और हिजबुल्लाह जो उसको इस जंग में लेकर घुसा हुआ था, उसके सारे के सारे लीडर्स एक के बाद एक मरने स्टार्ट हुए। सबको इसराइल ने चुन चुन के मार डाला। तो उसके बाद ऑलरेडी लेबनान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। हसन नसरुल्लाह को, उनके जो सक्सेसर थे, उनको भी मारने में कामयाब हो गया इसराइल। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ लगभग पूरी तरह से हिजबुल्लाह को डिसमेंटल कर दिया, उनकी लीडरशिप को इसराइल ने। और इस डिसमेंटलेशन के बाद सवाल आता था कि भाई अब क्या होगा। तो उसके बाद अब सीज फायर की बात होनी थी, तो ये सीज फायर लगभग अब साइन हो चुका है। और इस साइन होने के बाद जो यहाँ की लिटानी रिवर बहती है, ये जो ब्लू लाइन है, असल में ये ब्लू लाइन वो लाइन है जिसको कहते हैं, ब्लू लाइन इज़ द UN एफिलिएटेड लाइन, जहाँ पर ये इलाका था। 2006 में भी जब इसराइल के साथ युद्ध खत्म हुआ था इनका, तो हिजबुल्लाह ने कहा था कि हम लितानी रिवर तक आ जाएंगे, उसके पीछे चले जाएंगे। फिर इस बार ये लोग वही बात मान रहे हैं कि लितानी रिवर है, लितानी रिवर तक वो पीछे चले जाएंगे। यही सीज फायर एग्रीमेंट दोबारा साइन इन्होंने किया है। लेकिन इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि ऐसा करेंगे, इनको जो देखेगा वो है फ्रांस और USA। और 60 दिन का ये एग्रीमेंट है, तो शायद इसके बाद पीस स्टैब्लिश हो। नॉर्दर्न जो इसराइल है और सदर्न लेबनान जो है, वहाँ के लोग अपने आप को दोबारा रीइंस्टेट कर पाए, यहाँ पर उम्मीद की जा रही है। आई थिंक अब आपको पता लग गया होगा कि लेबनान कहाँ पर है, क्यों जब गाज़ा में लड़ाई चल रही थी तब इसराइल बैरत के ऊपर रॉकेट फायर कर रहा था। बैरत के ऊपर रॉकेट इसलिए फायर कर रहा था क्योंकि उनको हिजबुल्लाह से खतरा था। लेबनान की ज्योग्राफी में लेबनान माउंटेन, बेका वैली, एंटाई लेबनान वैली, लितानी रिवर, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से, लितानी रिवर कहाँ पर है, ब्लू लाइन का मतलब क्या होता है। ये 2006 में भी एज डिफेक्टो बाउंड्री स्टैब्लिश की गई थी, और अब भी सीज फायर एग्रीमेंट के तहत इसी ब्लू लाइन से लेकर लितानी रिवर तक जो हिजबुल्लाह के फोर्सेस है पीछे जाएंगे, और कौन आएगा, लेबनीज आर्म फोर्सेस जो उनकी आर्मी है। तो ये वो कहानी है जो हमने समझी लोकेशन वाइज, इनके रॉकेट की रेंज क्या है, कैसे लेबनान में हिजबुल्लाह स्टैब्लिश हुआ, और कैसे हिजबुल्लाह इतना पावरफुल बन गया कि असल में आज के टाइम में जो लेबनान के बैंक्स हैं उनके वो सारे खत्म हो चुके हैं, कोलैप्स हो चुके हैं। उनके जगह जो हिजबुल्लाह का बैंकिंग सिस्टम है वो काम करता है। इनकी आर्मी बिल्कुल ध्वस्त है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है वो हिजबुल्लाह की है। तो इसीलिए हिजबुल्लाह इतना पावरफुल इस रीजन में, जो इन चीजों को पूरी तरह डिक्टेट करने में कामयाब है। और इस सीज फायर एग्रीमेंट के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ी शांति यहां पर रहेगी। तो ये थी ये कहानी हिजबुल्लाह लेबनान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS एंड हैव अ नाइस डे।